बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर उसी से रेलिवेंट आज का लेक्चर है बेटे। उसमें भी हमने डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ फर्म्स रेवेन्यू। इसमें भी हम एनालिसिस ऑफ फर्म्स रेवेन्यू ही डिस्कस करेंगे। उसमें हमने अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला की मंडी के तहत फर्म की वसूलियों का तज्जिया किया था। इस टॉपिक में हम नामुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म की वसूलियों का तज्जिया करेंगे। जब मैंने कहा था कि एक प्रोड्यूसर जो है चीज बनाने के बाद मंडी में जाता है चीज को बेचने के लिए, तो उसको मंडी का सामना करना पड़ता है। अगर मंडी में वो 5 कंडीशन जो हमने परफेक्ट कंपटीशन की पढ़ी थी, होमोजीनियस गुड्स, फ्री एंट्री टू मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये 5 कंडीशन फुलफिल होंगी, देन वो मंडी कहलाएगी मुकम्मल मुकाबला की मंडी। और अगर इन 5 शराइत में से 1, 2 या 5 पूरी नहीं हो रही तो वो नामुकम्मल मुकाबला की मंडी कहलाएगी। नामुकम्मल मुकाबला की मंडी की आगे फिर डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि मंडी में हम 2 डिवीजन मेन करते हैं, मुकम्मल मुकाबला परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, नामुकम्मल मुकाबला इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट के आगे फिर मुख्तलिफ क्लासेस की गई हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें सबसे पहली मंडी की सूरत हाल आ जाती है अगर सिंगल प्रोड्यूसर हो, चीज को बनाने वाला एक ही आजर है। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान बावड़ा, तो उसको हम कहते हैं मोनोपोली, अजारादारी। अगर एक से ज्यादा यानी 2 लोग हों, ठीक है, उसको डुप्ली कहा जाएगा, 2 जारा आ जाता है। 2 से ज्यादा और 30 से कम हो उसको हम चंद जारा कहेंगे। और अगर बहुत से लोग हों चीज को बनाने वाले, मार्केट में कंपटीशन का सामना भी हो, लेकिन हर शख्स को अपनी शय में कोई ना कोई उसको मोनोपोली भी हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन हो बाकियों से। जिस तरह कोला के ब्रांड्स हैं, जिस तरह मोबाइल नेटवर्किंग के हैं, तो वो चीजें आ जाती, वो आ जाती अजारादाराना मुकाबला। जैसे कुकिंग ऑयल अब मुख्तलिफ कंपनियों के ले ले तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, टेस्ट का हो जाए, ठीक है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो चारों काइंड्स हैं, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में आती है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन ही होगा। चारों की सूरत में हम एनालिसिस एक जैसा ही करेंगे, वसूलियों का एक जैसा ही तज्जिया होगा। और आपकी बुक में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अकॉर्डिंग टू मोनोपोली दिया जाता है और मोनोपोली ही पूछा जाता है। मुख्तलिफ ऑथर जो है उन्होंने भी अकॉर्डिंग टू मोनोपोली ही लिखा होता है। तो रेवेन्यू एनालिसिस अंडर मोनोपोली, मोनोपोली के तहत, अजारादारी के तहत फर्म की वसूलियां। अजारादारी मंडी की क्या सूरत हाल होती है? अजारादार किसको हम कहते हैं? अजारादारी मंडी की एक ऐसी सूरत हाल होती है जब शय की पैदाइश पर, बनाने पर एक ही फर्म को कुल इख्तियार हो, वही डिसीजन करे कितनी चीज बनानी है, किस कीमत पर बेचनी है, किन के लिए बनानी है, देन दैट मार्केट विल बी कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। सिंगल प्रोड्यूसर होगा। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है दैट मार्केट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई करीबी नेमल बदल भी मार्केट में मौजूद नहीं होता। वो उसको हम कहते हैं कि उसका कोई करीबी नेमल बदल भी मंडी में मौजूद ना हो, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। थर्ड हमारे पास आ जाती है कि मंडी में दाखिले पर भी पाबंदी हो, जो कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, फ्री एंट्री टू मार्केट। लेकिन यहां पे फ्री एंट्री नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, हर शख्स मार्केट का सामना नहीं कर सकेगा, मार्केट में कमोडिटीज लेके नहीं आ सकेगा। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी मोनोपोली बरकरार रहती है। वो पाबंदियों में फिर आगे डिफरेंट नौयत आ जाती है। तो मेन जो है सिंगल प्रोड्यूसर और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में ना हो। अब मुकम्मल मुकाबले की तरह हम अजारादारी के तहत भी फर्म की वसूलियों का तज्जिया करेंगे टेबल और डायग्राम से। तो यहां पर आपके लिए इसका टेबल
टेबल आ जाता है। टेबल में उसी तरह से हम जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी कि यूनिट्स, प्राइस, टोटल रेवेन्यू कुल वसूलियां, एवरेज रेवेन्यू औसत वसूली, मार्जिनल रेवेन्यू मुख्ततम वसूली ली गई है। हम इसमें भी 5 का एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट बुक्स में कई किताबों में 6 और 7 तक भी यूनिट जाते हैं, उसमें फिर जो चेंजेस आएंगी वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन नॉर्मली 5 तक भी हम इसको चीज को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। तो 5 यूनिट्स लेते हैं। अब सेकंड चीज आ जाती है, जो मेन चीज आ जाती है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने फर्ज किया था कि प्राइस कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उस मार्केट का ये खासा है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, इसलिए वो कीमत पर इफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मोनोपोलिस्ट तो इंडिविजुअल होता है, इनफरादी होता है, वो जितनी कीमत चाहे हाई रख ले, जितनी कीमत लो करनी चाहे लो कर ले। लेकिन मोनोपोलिस्ट को भी बीइंग इकोनॉमिस्ट इस बात का पता है कि अगर वो हाई कीमत रखेगा तो डिमांड लो हो जाएगी, और इसलिए अगर वो सेल बढ़ाना चाहेगा तो वो प्राइस को डाउन कर देगा। तो इसलिए जब वो 1 यूनिट सेल करना चाहता है वो 10 रुपीज प्राइस रखता है, 2 यूनिट सेल करने के लिए प्राइस 9 रुपीज कर देता है, 3 यूनिट्स के लिए 8, 4 के लिए 7 और 5 के लिए 6 कर देता है। इसी तरह फर्म की टोटल रेवेन्यू जो हो जाएंगे कुल वसूली, फॉर्मूला वही P इंटू Q, तो इनको मल्टीप्लाई करके 10, फिर सेकंड पे 9 इंटू 2 18, फिर 24, 28 एंड 30, और इसी तरह से इंक्रीज हो। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन किया गया था कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 10 ओवर 1 10, 18 ओवर 2 9, 24 ओवर 3 8 एंड सो ऑन। और फिर एक चीज प्रूव हो रही है कि प्राइस इज इक्वल टू AR, इसलिए मैंने दोनों कॉलम रेड से लिखे हैं ताकि आपको ये चीज वाज़ेह हो जाए कि ये कीमत और एवरेज रेवेन्यू बराबर है। उसके बाद आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, मुख्ततम वसूली। मुख्ततम वसूली का फार्मूला मैंने बताया था कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जब हम किसी शय का एडिशनल यूनिट सेल करते हैं, एक मजीद इकाई बेचते हैं, तो कुल वसूली में जो तब्दीली होगी वो मुख्ततम वसूली होगी। फर्स्ट यूनिट सेल करेंगे 10, सेकंड यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू 10 से 18 हो गए, 8 की चेंज आई। थर्ड यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू 18 से 24 हो गए, 6 की चेंज आई, फिर 28 4 की चेंज और 30 2 की चेंज। ये याद रखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 1 1 की चेंज है, यहाँ पे 1 1 की, तो ये 2 की कैसे होगी। तो ये आपने बेसिकली टोटल रेवेन्यू की चेंज लेनी है, कुल वसूली में तब्दीली को ही मुख्ततम वसूली कहते हैं। अब इनके डायग्राम्स हम ड्रा करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू की जो डायग्राम यूनिट्स के अकॉर्डिंग बनेगी, इसी तरह एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स लेंगे, वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू। मैक्सिमम वैल्यू है 30, तो इसको हमने 5 की डिवीजन से 30 तक लेंगे, पॉइंट्स लिए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हमने यूनिट्स लिए हैं 5। तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट पे 10, सेकंड पे 18, थर्ड पे 24, फोर्थ पे 28 और फिफ्थ पे 30 आ जाता है। तो इनको मिलाकर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये कर्व बनेगा। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, इसको हम कहते हैं। कुल वसूली बढ़ेगी लेकिन गिरती हुई शरह से। और एवरेज रेवेन्यू का कर्व ये मैंने रेड इसलिए बनाया ताकि ये रेड रीडिंग के अकॉर्डिंग है, आउटपुट के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज करेगा, लेकिन इसमें डिक्रीज जो होगा वो स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका झुकाव गिरेगा, यानी ये फ्लैटर कर्व बनेगा, कम निस्बत से झुकाव होगा। जबकि अगर हम देखें मुख्ततम वसूली का खत, तो ये पैदावार के अकॉर्डिंग ज्यादा तेजी से गिरेगा, ठीक है, और ये AR खत के नीचे होगा। तो एक चीज का जो फर्क वाज़ेह हो जाएगा मुकम्मल मुकाबला की निस्बत, उसमें AR और MR और प्राइस बराबर थे, इसमें प्राइस और AR तो बराबर होंगे, लेकिन MR का खत इससे डिफरेंट होगा और इससे ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, स्टीपर कर्व होगा। तो नामुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म की वसूलियों का तज्जिया हमें नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम आउटपुट डिसीजन करेंगे और प्राइस का डिसीजन करेंगे अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे सपोर्ट करेगा। इसलिए आपको इनके कर्व्स याद होने चाहिए और इसमें वसूलियों का एनालिसिस क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।